गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ये लास्ट सेशन है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके हेल्प से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो हम आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मेंस और नीट के क्वेश्चंस करने में भी बहुत काम आएंगे। जितनी भी वैल्यूज आपको जरूरत पड़ेगी वो सब वहां बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। ठीक है, बोर्ड के लेफ्ट साइड में वो लिखी हुई है वैल्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास यूनिट, ये मास का यूनिट है, ये केजी में कितना होता है। मैंने यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख दिया है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है जो फॉर्मूले काम आएंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। और लास्ट में मैंने डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जिनके जिनके पास एनसीईआरटी है वो लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए, और जिनके पास नहीं है उनको मैंने पीडीएफ भेज दिया है, तो पीडीएफ से देखकर वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको समझ में आता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज produced by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि ये यहां इलेक्ट्रॉन भी है, एक्सरे भी है, वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल। देखिए हो क्या रहा है यहां पर, आप ना इसका कंसेप्ट को समझिए। पहले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, समझे? तो इलेक्ट्रॉन को जब इतना वोल्टेज से एनर्जाइज किया तो उसने कौन सा वेव एमिट किया, एक्सरेज। तो आप पहले ये दिमाग लगाइए कि जितना एनर्जी आपने उसको एनर्जाइज करने के लिए दिया उतना ही एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, इट इज जस्ट कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज किया तो उससे फोटॉन्स निकला। ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। समझ गए आप? सो वेरी सिंपल, आपने इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दिया उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो कितना उस पर वर्क डन होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन में आप क्या लिखेंगे, एच न्यू, है ना? हो गया। तो चार्ज कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू कितना हो जाएगा, ईवी बाई एच। अब सारे वैल्यूज आप यहां से उठाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 और V के जगह वोल्टेज कितना है बेटा, 30 किलोवोल्ट। 30 किलोवोल्ट, किलो का मतलब 10⁻³ अपॉन H का वैल्यू आप वहां से उठा लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम का क्या लफड़ा है यहाँ पे, मैक्सिमम क्यों बोल रहा,
क्या हमने मैक्सिमम निकाला है? बिल्कुल, क्योंकि हमने जितना एनर्जी दे दिया है वो पूरा का पूरा फोटोन को दे दिया, तो जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो मैक्सिमम आएगा। हमने कुछ भी एनर्जी अपने पास चुरा कर नहीं रखा, ठीक है, तो जो भी आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब रहा सवाल वेवलेंथ कैसे पता कीजिएगा, तो बहुत सिंपल है, हम यहां पर एक फॉर्मूला इंक्लूड कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो सिंस c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वी नो फ्रीक्वेंसी, वी कैन फाइंड आउट वेवलेंथ, c अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, है ना। यहां पर क्या पुट करना है बाबू? यहां पर ये पुट करना है, जो सॉल्व होके यहां से आएगा उसको यहां पुट करना है, तो आपको वेवलेंथ किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। समझ में आ गया आपको? आपको फ्रीक्वेंसी किस में मिलेगा? हर्ट्ज में मिलेगा। तो ये आप सॉल्व करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। यानी अब आप क्या करो, बुक निकालो, क्वेश्चन पढ़ो, मेथड देखो और खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। थोड़ा समय लगेगा बट मजा आएगा, ठीक है। चलो, पीछे आंसर दिया होगा तो उसमें आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? करूं तेरी टिकट नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, अब शायद वो चैप्टर पे आ गया कि सीजियम मेटल है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब आप इसको ऐसा लाइट देते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो वो कहता है कि फोटो एमिशन होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स? देखिए, अगर ये एनर्जी इससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप? ये वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, PE। तो क्या लिखेंगे आप? h nu इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखिए, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे एकदम सतर्क रहिएगा कि आप यूनिट के साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। याद रखिएगा, अगर h का आप ये वैल्यू पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का आप यूनिट पुट करते हैं हर्ट्ज में, है ना, तो ये जूल में आएगा। दिस विल बी इन जूल, ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो इन जूल। लेकिन ये तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, इसीलिए हमें अगर ये चीज जूल में चाहिए तो हम इसे भी जूल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये जूल में चाहिए तो आप इसे भी जूल में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि बेटा इक्वेशन में दोनों साइड यूनिट सेम होता है सभी का, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही, हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिलना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया ही हुआ है, हम इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे? h nu अपॉन E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर देंगे। समझे आप? यानी कभी भी जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, x जूल दिया हुआ है, तो अगर आपने उसको x/e किया तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। और मान लीजिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो आप अगर आपने xe कर दिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? जूल में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये समझने के लिए मैंने यहां लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E जूल। सो लेट्स कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स। सारे वैल्यूज पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू h nu अपॉन E minus phi naught. So we have all the values 6.63 10 to the power minus 34 into nu is 6 into 10 to the power 14 upon E is 1.6 10 to the power minus 19 and it is 2.14. इस चीज से डिवाइड करने से ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ही पहले से। इसको सॉल्व करके हम जो पाएंगे वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये आपका नंबर ए हो गया। अब नंबर बी में पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्रेट, मैंने यहां पर लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है वोल्ट में, यानी ये जो भी आया है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझे, यहां मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, इन वोल्ट। सो वेरी गुड, हो गया। तो यहां जो भी आया है वही होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में। अब नंबर सी बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको मिल चुका है तो आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर ये मैक्सिमम है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, बट मत भूलिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल में होता है। समझे, तो यहां पर जो भी आया था वो यहां हम पुट तो करेंगे लेकिन उसके साथ हम E मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो जूल में हो जाए। समझ गए आप, ताकि वो जूल में हो जाए। उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में। समझ रहे हैं आप ना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है ना, इसलिए आप काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट पुट करोगे। जबकि हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था तो हम इसके साथ अगर E मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फिर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इन जूल बाय m। और m किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का है ना। किसका काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन का, तो मास किसका लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का। तो वो मैंने यहां लिख दिया है। तो हो गया, नंबर 2 भी हो चुका है। अब चलिए नंबर 3 करते हैं। बड़ो लोकेर बिटिलो लंबा लंबा चूल एमन माथाय बेंधे दीबो लाल गेंदा फूल। बहुत दिन बाद बंगाली में गाना आया है ना। बादशाह जी को धन्यवाद एक बंगाली में गाना गाने के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कट ऑफ वोल्टेज दिया है और काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। अरे यार, कट ऑफ वोल्टेज जो होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक हीलियम नियन लेजर लाइट है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि किसका लाइट है, ये चीज कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसमें से लाइट निकल रहा है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, दिस मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल कलर। जैसे व्हाइट में सारे कलर मिक्स होते हैं, तो ये व्हाइट नहीं है, मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल कलर का बैंड है, ठीक है। तो इस चीज का वेवलेंथ दिया हुआ है 632.8 नैनोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो यहां से जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है इतना। अब वो क्या कह रहा है कि द पावर एमिटेड, ये लेजर का जो पावर है वो पावर आपको दिया हुआ है 9.42 मिलीवैट। देखिए क्वेश्चन जितना आपको टफ दिख रहा है ये उतना ही सिंपल है, बट आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे, नंबर ऑफ फोटॉन्स,
तो आप क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एनर्जी टोटल बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वेरी सिंपल ना, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स 10। ठीक है, तो इस लाइट का वेवलेंथ इतना दे दिया है। तो अगर हमें लाइट का वेवलेंथ मालूम है, हम फट से क्या करेंगे, hc बाय लैम्डा करके एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पता कर लेंगे। और रहा सवाल टोटल एनर्जी का, तो क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ते देखिए। नहीं, पहले तो वही पूछा है वो कि फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, फाइंड द मोमेंटम एंड एनर्जी। तो चलिए मोमेंटम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, h बाय लैम्डा। यहां लिखा है मैंने, हालांकि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, बट उन्होंने लाइट से ही ये फॉर्मूला चुराया है। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। h का वैल्यू 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 और लैम्डा वहां दिया हुआ है 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको मोमेंटम मिल जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप बोलोगे सर kg कहां से आया, वो तो लाइट है। मत लिखो, तुमको नहीं लिखना तो मत लिखो, तो जूल पर मीटर सेकेंड, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, जूल सेकेंड पर मीटर, h का जूल सेकेंड और लैम्डा का मीटर। चलो उसके बाद एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E कितना, hc बाय लैम्डा। यानी यहां जो भी आया है आप उसके साथ c मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको आप सॉल्व करो तो आपको एनर्जी मिल जाएगा, जो किसमें आएगा, जूल में आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, नहीं चाहिए सर चुप रहिए, ओके ठीक है। अब क्या पूछ रहा देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड on the average arrive at a target irradiated by this beam। अब हमने देखिए लेजर लाइट से लाइट तो निकाला, तो क्यों निकाला, क्योंकि हमें किसी टारगेट को मारना था। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रैकेट में लिखा है अज्यूम द बीम टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज लेस देन द टारगेट एरिया। ये सब बकवास बातें हैं, बट फिर भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए बीम काफी चौड़ा है और टारगेट छोटा है, तो बहुत सारे फोटॉन्स क्या होंगे, मिस हो जाएंगे। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि टारगेट पर कितना फोटोन गिरे, टारगेट पर कितना फोटोन स्ट्राइक हुए, ये बताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बीम थोड़ा पतला लेंगे, बीम पतला लेंगे और टारगेट बड़ा लेंगे। उससे क्या होगा, सारे के सारे टारगेट, सारे के सारे फोटोन्स जो होंगे वो टारगेट पर ही लगेगा। तो वही अज्यूम करने बोल दिया है कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है और टारगेट के एरिया से काफी छोटा है। इसका मतलब नो लीकेज ऑफ फोटॉन्स, the target will be not missing the photons। ठीक है, समझ गए आप, ओके। तो क्या पूछ रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड। मैंने क्या फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू एनर्जी टोटल बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट। लेकिन वो पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सो इट्स वेरी सिंपल बेटा, एनर्जी टोटल पर सेकेंड, energy total per second which is power, energy by time is power। क्वेश्चन में पावर ही दिया है और ये टोटल ही है, समझ रहे हैं आप। तो आपको करना क्या था, n इज इक्वल टू पावर बाई ई कर देना है बस, समझे। ई आपने यहां से कैलकुलेट किया है, ध्यान से देखिए, इस चीज को यहां पुट करना है और पावर जो है 9.42 आप वो लिख सकते हैं, मिलीवाट में दिया है तो 10 टू द पावर माइनस 3, ये लिखकर आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ई जो मिलेगा उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा फोटॉन्स पर सेकेंड। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब सी तो और इंटरेस्टिंग है, देखिए सी क्या पूछ रहा है। सी पूछ रहा है हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ये कहां से आ गया सर, हाइड्रोजन कहां से आ गया सर। अरे देखिए इसका 3 पार्ट है ए बी सी, तो सी को ना ए और बी से कोई मतलब नहीं है, ये एकदम नया क्वेश्चन है। आप बस क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आपको इंग्लिश आता है ना। हाँ, हाउ फास्ट डज अ
hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of photon. यानी एक हाइड्रोजन एटम को कितना रफ्तार से चलना होगा ताकि इस एटम का उतना ही वेवलेंथ हो। सर एटम का वेवलेंथ, अबे पागल मत बनो, डुअल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ा नहीं क्या कि अगर कोई छोटा सा बॉडी स्पीड में चलेगा तो उसका वेव नेचर एग्जिबिट होगा। अब वेव नेचर एग्जिबिट होगा मतलब उसका वेवलेंथ होगा, तो वही पूछ रहा है, समझे कि हाइड्रोजन एटम को कितना स्पीड से चलना चाहिए कि इसका वेवलेंथ उतना ही हो जितना इस हीलियम नियन लेजर से निकला है। सर आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है। हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम। हाँ सर रुकिए, आपने क्या बोला कि कितना स्पीड से चले कि वही वेवलेंथ हो जो हीलियम नियन लेजर का है। यानी क्वेश्चन पूछा है मोमेंटम का, बट आप समझा रहे वेवलेंथ का। अरे बेटा मोमेंटम यानी लैम्डा अगर सेम हुआ ना, लैम्डा अगर सेम हुआ किसका मैटर का एंड लाइट का, तो मोमेंटम भी सेम होगा, मोमेंटम भी सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैंने लैम्डा बोल दिया। P इजिकल टू क्या होता है, h बाई लैम्डा, और P इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसा कर सकते हैं आप, है ना? हाँ समझ गए होंगे आप। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। हम लिखेंगे V इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इंटू मास। हो गया अभी? या फिर एक काम कर सकते हैं, आपने यहां से मोमेंटम निकाला, उस मोमेंटम को आप इक्वल टू mv कर दीजिए, लेकिन मास किसका लिखिएगा, हाइड्रोजन एटम का। तो चलिए वही कर रहे हैं एक्चुअली में हम। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, लैम्डा दिया हुआ है 632.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। मास किसका लिखिएगा, हाइड्रोजन एटम का। अब सुनिए ध्यान से बच्चे लोग, सब ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन एटम है ये, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आप डिफरेंस सुनिए। ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सुनिए ध्यान से, हाइड्रोजन एटम में अंदर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। वेरी सॉरी, एक प्रोटॉन होता है बस। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में अंदर में एक प्रोटॉन होता है और चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 एटम, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है ना, और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान से देखिएगा, एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है बस, और मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? तो हमें हाइड्रोजन एटम बोला है, इसलिए हम वो ऊपर वाला चुनेंगे। अब सुनिए ध्यान से, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जिसका मास है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है, और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, उसका मास है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। बाप रे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी है, 10,000 गुना। यानी मैं बोल सकता हूं कि एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटॉन का ही मास लिया जाए तो काफी है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए मास में क्या लिखना है बाबू, मास में लिखना है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, मैंने उसका मास नहीं लिखा, आपको इच्छा तो लिखिए, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। 2 प्लस 0.000000002 कितना होगा, 2.0000002 which is nearly equal to 2. So what is the use of adding 0.0000002? समझ गए आप? तो ये जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। और क्वेश्चन को समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। आप देखिए, कोशिश करके देखिएगा, इसको सॉल्व करके आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
फिर आप मेरे को बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर क्या करें अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, इसको अच्छे से कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा, कौन सा लेजर लाइट दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में क्या आलतू फालतू चीजें लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। डेटा उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ो लोकेर बिटी रे लंबा लंबा चूल, हाँ एमन माथा बेंधे दीबो लाल गेंदा फूल। गेंदा फूल मतलब पता है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस एरिया इज 1.388 इंटू 10⁻³ मीटर 10⁻³। एनर्जी फ्लक्स ये क्या है सर, समझा रहे, रुकिए। एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये देखकर क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? वैट किसका यूनिट है? पावर का। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। यानी एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? पावर बाय एरिया। और इसको हम एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। पावर की जगह हम लिख सकते हैं ना एनर्जी बाय टाइम। हाँ, तो बेटा इसी चीज को हम क्या कहते हैं मालूम? इंटेंसिटी भी कहते हैं। एनर्जी फ्लक्स और इंटेंसिटी एक ही चीज है, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ये हमारा सूर्य देवता है, इससे लाइट आ रहा है, और ये हमारा धरती माता है। तो धरती माता के सरफेस पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा लाइट का? कितना एनर्जी आ रहा? 1.388 इंटू 10⁻³ जूल। समझे? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा है उसको बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसा बोला है उसने क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। वही यार, वही चीज पूछ रहा वो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन बताया था। अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस पर सेकेंड। यानी इस साइड में पर मीटर स्क्वायर सेकेंड लिखा हुआ है, तो मैं इस साइड भी लिख दूंगा पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये चीज क्या है? ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। सेकेंड मतलब टाइम, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और ऊपर एनर्जी, यानी यही है आपका एनर्जी फ्लक्स। यही है आपका एनर्जी फ्लक्स। अब सवाल उठता है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कैसे निकालेंगे? तो बेटा क्वेश्चन तो पढ़ने दो पूरा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। झाला hc बाय लैम्डा में हम लैम्डा दिया हुआ है 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 550 इंटू 10⁻⁹। ये सॉल्व करके हम E निकाल लेंगे। E को यहाँ पुट कर देंगे और एनर्जी फ्लक्स की जगह हम लिख देंगे ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1.388 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करके हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकाल लेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना कोरोना कोरोना, ये कोरोना पागल कर दिया यार। कब वो दिन आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और पीछे मुड़ूंगा तो तुम जैसे गधों को देखूंगा। हाँ, पीछे मुड़ता हूं तो मेरे को कैमरा दिखता है। कैसा दिन आ गया रे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सुनिए।
In an experiment of photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency, यानी हमारे पास एक ग्राफ है, कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक लाइन बनेगा और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। यूनिट को गोली मारी है फिलहाल। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे सर पता है ना सर, उधर तो लिखा है। अरे पता की बात नहीं है, वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले आप सोचो कि हमें ये स्लोप का फॉर्मूला कैसे मिलेगा। जैसे ही फॉर्मूला मिलेगा मैं इससे इक्वेट कर दूंगा और शायद ये आंसर आ जाए। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास एक ग्राफ है y और x का, तो और ये स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। रुकिए, ये लाइन आ रहा है नीचे और ये c जो है वो नेगेटिव हो गया है, इसलिए mx - c है ना। लाइन अगर ऐसा होता तो क्या होता, y = mx + c, क्योंकि ये c क्या होता उस वक्त, +c होता। और अगर लाइन ओरिजिन पर आता तो c नहीं होता। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों में से क्या आता है। वैसे पता है मुझे ये आता है करके, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए, यूज करने के लिए इक्वेशन हमारे पास एक ही है, h nu = φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही फॉर्मूला है ना। तो हमारे पास x एक्सिस में कौन है, फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस में कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इक्वेशन कैसा चाहिए, y = mx + c। तो कैसा चाहिए, v0 = m × nu + c, जो भी आएगा। तो हम v0 तो नहीं दिख रहा, अरे यार v0 तो नहीं दिख रहा, अरे यार मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकता हूं v0, बट मत भूलिएगा उस समय इसे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, भूलिएगा मत, ठीक है। इसे भी है, ये भी है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ये तो जूल में है ना, इसलिए इसे भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देंगे। कैसे, E से डिवाइड करके, समझे। अब तीनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मैं बिंदास लिख सकता हूं h nu/e = φ0 + v0। समझिए इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होने का। काइनेटिक एनर्जी की जगह आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसी फिजिकल इक्वेशन में दोनों साइड सारे टर्म्स का यूनिट सेम होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये चीज हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं तो ये जूल में है, तो बाय ये कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप इसकी जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए और सुनिए दोबारा, ठीक है। तो v0 = h/e × nu - φ0। E देखा, y = mx - c। तो c क्या है, φ0 है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्लोप कौन है, m, दिस इज द स्लोप। तो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि स्लोप m = h/e, and in the question the slope is given 4.12 × 10⁻⁻15। तो h आ जाएगा 4.12 × 10⁻⁻15 e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी हो जूल सेकंड में। समझ में आया आपको। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, यहां क्या है बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। ये किसका यूनिट है, किसका एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर क्या लिखूं मैं, यहां पर नीचे क्या लिखूं, ये कौन सा पॉइंट होगा, मुझे यहीं पर इसी वीडियो में कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, दोबारा समझाने कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पगला मत बनिए, यही वीडियो को आप दोबारा देखिए, मेरे को दोबारा बोलने मत बोलिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर लेना, वही है, पावर दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मांग रहा है, खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, हम कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो दिया है, कट ऑफ वोल्टेज मांग रहा है, न्यू दिया हुआ है 6 इंटू सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यानी इतना पाइजे, और हम कितना दे रहे हैं 8.2 10⁻14 हर्ट्ज। क्या पूछ रहा है? कट ऑफ पोटेंशियल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब एक ही फॉर्मूला तो है, एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट की जगह मैं लिखूंगा एच न्यू नॉट। सर कैसे? बता चुका हूं पहले भी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एनर्जी है कि नहीं है? अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू लिख सकते हैं तो आप कभी भी एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू लिख सकते हैं, यानी इसका भी फॉर्मूला आप एच न्यू लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला आप एच न्यू लिख सकते हैं इफ पॉसिबल। तो इसका फॉर्मूला मैंने एच न्यू लिखा, लेकिन सिंस ये थ्रेशोल्ड था तो मैंने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड दिया। समझ गए? प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए, ये जूल में है, ये जूल में है, ये जूल में आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, जूल में ही चाहेगा वो। और आप जब ये जूल में है, इसकी जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लिख सकते। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। इसके जगह आप स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लिख सकते क्योंकि ये जूल में है। तो हम इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके जगह आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए, h बाई ई कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह, सिंस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आप इसके जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो h ई न्यू न्यू नॉट वैल्यूज पुट करो, यहां से देख के आंसर ले आओ। समझ गए? 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर चलो। 9 नंबर खुद से करना, 10 नंबर खुद से करना, 11 नंबर मैं खुद से करना। अब 12 नंबर, 12 नंबर हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर में आ गए हम। कैलकुलेट द मोमेंटम, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली बोला मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक जो है, वो इस साल से पहले जितने भी साल थे उसके जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक था उसमें एटम चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो अभी कैसा करने का? क्या बोल रहा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 56 वोल्ट। बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इतने सारे हैं, ये कौन सा यूज करोगे? ये वाला। क्यों सर? सर इसमें वोल्टेज है। बिल्कुल सही, समझ रहे आप? तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2 MEV। यार सब दिया हुआ यार। अरे सर रुकिए, हमारे पास एक शॉर्टकट है। h का वैल्यू कांस्टेंट है, 2 तो सर नंबर है, मास इलेक्ट्रॉन का लिखना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिखना है। इन सबको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 12.28 बाई अंडर रूट V। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? ये सिर्फ एप्लीकेबल है इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ गए? तो V की जगह क्या लिखना है? 56 सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर आएगा
नैनोमीटर में आएगा, याद रखिएगा। इसको नैनोमीटर में सॉल्व किया गया है। तो हो गया, लैम्डा मिल गया। अब मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये लैम्डा जो यहां से आएगा उसको यहां पुट करने का, एच का वैल्यू पुट करने का, मोमेंटम मिल जाएगा। किसमें? यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 नंबर जाला। 13 नंबर आप कर लेना खुद से, क्योंकि 13 नंबर में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड, de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख देता हूं यहां पर, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो लैम्डा डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई। बेटा इसी के ई के जगह मैंने यहां पर ईवी लिखा था। ठीक है, हाँ, तो h बाय अंडर रूट ऑफ 2m, के ई दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुमको ये चाहिए मीटर में, यानी एसआई यूनिट में चाहिए, इसलिए हम इसको जूल में लिखेंगे। कैसे? 120 इंटू ई। समझ गए? तो फिर से वही बात, H2ME कितना हो जाएगा? 12.28 बाय अंडर रूट ऑफ 120। सॉल्व करके किस में आएगा? नैनोमीटर में। समझ गया? फिर P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। फिर P इज इक्वल टू mv कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो 13 नंबर भी आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। 14 नंबर, 14 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनिए। बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम। सर क्या बड़बड़ कर रहे हैं सर? अब ऐसे ही क्वेश्चन है तो क्या करो बताइए? एनसीईआरटी ऐसे ही करता है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से निचोड़ता है। देखिए, द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम, मतलब हमारे पास एक सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप है, उसमें से लाइट निकल रहा है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। क्वेश्चन में बड़ा सा फुल स्टॉप है, आगे सुनिए। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। यानी समझिए, बात को समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर मूव कीजिएगा तो उससे वेव नेचर निकलेगा, उसका वेवलेंथ होगा। तो वही बोल रहा, मूव कर रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो बोल रहा कितना स्पीड से चलना चाहिए, कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि इसका एसोसिएटेड वेवलेंथ उतना ही हो जितना सोडियम लैंप से निकला हुआ लाइट का है। तो वेरी सिंपल, इट मींस दैट वी हैव फॉर्मूला h बाई 2m के ई। इसमें लैम्डा नोन है 589 नैनोमीटर और के ई अननोन है, तो के ई हम फाइंड करेंगे कैसे? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? h का स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा ये वैल्यू पुट कर देंगे मीटर में चेंज करके, और मास किसका लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया A। मास किसका लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। अब B पूछा है कि न्यूट्रॉन को कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा कि उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ उतना ही हो। तो वही यार, सेम फॉर्मूला, बस मास किसका पुट करेंगे? न्यूट्रॉन का। तो सेम फॉर्मूला, बस मास किसका पुट करेंगे? न्यूट्रॉन का। समझ गए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा सा शब्दों में घुमाया, एकदम से जेडब्ल्यू में नहीं आएगा, लेकिन नीट में तो आने का पूरा चांस है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 आप खुद से कर लेना, 16 खुद से कर लेना, 17 16
17 का बी देखो, बी 17 का बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सर के ऊपर से पार होगा। सुनो, पहले सवाल सुनो, पहले मतलब एक बात सुनो, तुम इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव करवाओगे? कैसे? तुम ड्यूटेरॉन को कैसे मूव करवाओगे? तुम पॉजिट्रॉन को कैसे मूव करवाओगे? तुम अल्फा पार्टिकल को कैसे मूव करवाओगे? तुम ये सारे चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है, या ड्यूटेरॉन हो गया, ये सारे पार्टिकल्स में कॉमन क्या है? ये सारे पार्टिकल्स चार्ज्ड है, सबके पास चार्ज है, किसी के पास पॉजिटिव है तो किसी के पास नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इनको मूव कैसे करवा सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, समझे। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना बेटा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन को तुम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो न्यूट्रॉन मूव करेगा क्या? नहीं, वो नहीं मूव करेगा। देख, इट कैन नॉट, अ न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट बी मूव्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल, कैन नॉट बी मूव्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे मूव करोगे? गर्म करके, थर्मल एनर्जी देके, थर्मल एनर्जी देके। तो ये थर्मल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, समझे, पर मॉलिक्यूल, पर पार्टिकल का फॉर्मूला है 3/2 kT, 3/2 kT, where K is Boltzmann constant, and value is, लिख लो साइड में, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, and T is nothing but temperature but expressed in Kelvin only. T is known as absolute temperature, जिसका मतलब होता है टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, समझ गए। तो जिस चीज को तुम गर्मी देकर, यानी आग लगा के नहीं, अपना जो थर्मल एनर्जी होता है उसके द्वारा अगर वो मूव कर रहा है तो उसका पर मॉलिक्यूल कितना एनर्जी है? 3/2 kT, ठीक है। और एक और काम का बात बता रहा हूं, पर मोल कितना एनर्जी होगा? पर मोल एनर्जी, पर मोल एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो भी दोगे वो क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। लिख लो उसको, साइड में लिख लो, है ना। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें फिर से थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होगा? देखो 3/2 kT क्या है? पर मॉलिक्यूल। सुनो ध्यान से, 3/2 kT क्या है? पर मॉलिक्यूल। और बेटा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 × 10⁻23, समझ गए। तो एक मॉलिक्यूल का अगर इतना एनर्जी है तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, तो 3/2 RT, समझे, क्योंकि R = हो जाता है K टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, समझे। और ये R क्या है? गैस कांस्टेंट है। हाँ यार, वही जो केमिस्ट्री पढ़े हो, 8.314 जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg नहीं, जूल पर मोल केल्विन, समझ गए। ऐसा यूनिट में लिख दिया मैंने, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ओके, समझ गए। तो ये न्यूट्रॉन का किस्सा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 का बी, इसको मिटाते नहीं,
इसको देखते कहां से फॉलो कर सकते हैं। चलो, ऑल्सो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। लैम्डा किसका निकालना है? न्यूट्रॉन का। इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। यानी आपके बुक ने ये फॉर्मूला दे दिया है, फिर भी मैंने समझा दिया आपको। तो कैसा करेंगे आप? लैम्डा देखिए, किसी का भी पूछे फॉर्मूला तो आप वही लिखेंगे ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो वही लिखेंगे। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह आप ईवी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो ई होता ही नहीं है, समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप ये वाला फॉर्मूला उठा लोगे। सर वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? इसने बोला क्या इसके पास 1 मोल न्यूट्रॉन है? बोला क्या 1 मोल न्यूट्रॉन? उसने बोला अ-न्यूट्रॉन, इसलिए 1 न्यूट्रॉन के लिए। तो h/√2m की जगह 3/2 kT, 2 कैंसिल हो गया। तो आप शॉर्टकट याद कर लो, न्यूट्रॉन के लिए या कोई भी पार्टिकल जिसको गर्मी से आप आगे बढ़ा रहे हो, 3m kT। समझे? गरम करके अगर आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो मास m को, तो फॉर्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? सॉरी, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? h/√3m kT। और याद रखना m लिखना जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर केल्विन में ही लिखना, टेम्परेचर केल्विन में ही लिखना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होते। और अगर तुमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखने की कोशिश किया तो टेम्परेचर नेगेटिव में भी हो सकता है, समझ गए? तो कर लेना इसको। मास किसका लिखोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, ये फॉर्मूला यूज करोगे ना लैम्डा निकालने के लिए। तो यहां पर मास किसका लिखोगे? न्यूट्रॉन का, ये वाला मास लिखोगे, है ना। के क्या लिखोगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये लिखोगे। और टेम्परेचर क्या लिखोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 300 लिख देना और आंसर निकाल लेना। समझ गए? चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड देकर तुम मूव करा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी दे सकते हो। लेकिन अगर पार्टिकल अनचार्ज है तो उसे एक ही तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि गर्म करके आगे बढ़ाओ। पर मॉलिक्यूल हुआ तो 3/2 kT, और अगर पर मोल हुआ तो 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब 18 सवाल नंबर देखते हैं। नहीं, 18 तुम खुद करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्वेश्चन। 19 नंबर, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चार्ज है क्या? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चार्ज है क्या? बताओ। हाँ, उसके पास अगर अंदर में कुछ प्रोटॉन्स है तो बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स भी है। एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? N2, क्योंकि नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक। तो N2 को तुम आगे बढ़ा रहे हो, कैसे? थर्मल एनर्जी देकर, थर्मल एनर्जी देकर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 3/2 kT। समझ गए? अच्छा, क्या पूछा है वैसे? व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? लैम्डा यार हमने याद कर लिया। गरम करके अगर आगे बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला है 3m kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ गए? अब सवाल रहा मास कितना लिखेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना लिखेंगे? सर 14, सर 28, सर 7। सुनो, 7 उसका एटॉमिक नंबर है, समझ गए? 14 उसका एटॉमिक मास नंबर है, और 28 जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास नंबर है। मॉलिक्यूलर मास नंबर है वो, हमें यहां पर केजी में लिखना है, समझ गए? तो क्वेश्चन में ही गिवन है, यहां पर लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
इज 0 पॉइंट कितना है 14.0076 यू या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। बहुत पहले केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि 1 AMU इज द 12th पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम, यानी 12th पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो मास होता है C12 का, C14 का, याद नहीं आ रहा मेरे को, उसका जो भी मास होता है उसका 1/12 हिस्सा को हम कहते हैं AMU। समझे? किसको AMU कहते हैं कोई मतलब नहीं, हमने आपको लिख दिया है यहां पर कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg। समझ गए आप? तो मैं लिखूंगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14.0076 U। तो 14.0076 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 14.0076। सर आ गया सर? नहीं आया बेटा, क्योंकि हमें एटॉमिक मास दिया था और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमें पुट करना है। M इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा फिर? मॉलिक्यूल का मास, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास इतना इंटू 2, क्योंकि 2 एटम होते हैं, ये एक एटम का मास है। समझ गए? तो कितना हो जाएगा फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 14.0076 इंटू 2, ये हो जाएगा M। तो इस M को बेटा यहां पुट कर देंगे हम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 6.63 10⁻⁻34 बाय √2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 14.0076 इंटू 2। M की जगह लिख दिया पूरा, इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर। अब इतना बड़ा नंबर मैं तो नहीं करने वाला, आप खुद करो, आपका आंसर आएगा काय में? मीटर में। समझ गए? 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी नॉर्मल जो एक्सरसाइज थे वो सब हो गए। अब एडिशनल एक्सरसाइज। तो वीडियो को यहां रोक देते हैं, एक नया वीडियो बनाते हैं एडिशनल के लिए, क्योंकि ये वीडियो चला गया है कितना 56 मिनट का हो गया है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।